Bismillahirrahmanirrahim. In paper B and in CSS, there is a topic, there is a thing, presses and comprehension. BA के स्टूडेंट के लिए पेपर बी में दूसरा सवाल होगा प्रेसेस एंड कॉम्प्रिहेंशन का। प्रेसेस का मतलब होता है समरी, इसको जिस्ट भी कहते हैं, GIST, जिस्ट। इसको इसी लफ्ज को गिस्ट भी कहते हैं, न्यू प्रोनाउंसिएशन जिस्ट है। जिस्ट कहें आपको, समरी कहें आपको, या आपको प्रेसेस कहें, इनका मतलब एक ही है, समरी, छोटा करके बयान करना, असल बात कह देना। ये बात क्लियर? कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है समझ बूझ, समझना। तो सवाल का नाम है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है प्रेसेस एंड कॉम्प्रिहेंशन। यानी कि आपका एग्जामिनर आपको चेक करेगा कि आप इंग्लिश की समझ बूझ कितनी रखते हैं। जब मैंने समझ बूझ वाली बात की तो मैंने लड़कों की तरफ इशारा किया, ठीक है? हाँ, और जब मैं प्रेसेस की बात करूंगा फिर भी आपकी तरफ इशारा करूंगा, ठीक है? ये दोनों चीजें आप बाखूबी समझते हैं, आप भी कोशिश करें। अच्छा जी, आती है जी, लड़कियों को भी आती है। तो समझ बूझ का ताल्लुक पता ना किसके साथ है जी। तो एग्जामिनर ने चेक करना है कि इंग्लिश की समझ बूझ आपको है, और ये चेक करना है कि आप क्या किसी चीज की समरी भी बना सकते हैं या नहीं बना सकते, ये चीज चेक करनी है। इस मकसद के लिए होता यह है, एग्जामिनर आपको एक पैराग्राफ देता है। व्हाइट बोर्ड पर मैंने एक बॉक्स बनाया 2 बाय 2 का, यानी कि बड़ा सारा बॉक्स बनाया है, उसके अंदर एक मैंने पैराग्राफ लिखा है, और नीचे मैंने 5 सवाल बनाए हैं। पैराग्राफ में मैंने क्या लिखा है, जो रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं सऊदी अरेबिया से, वो लोग लिख लें। टॉलस्टॉय, टॉलस्टॉय नाम है एक राइटर का। टॉलस्टॉय वॉज अ नॉवेलिस्ट, ही वॉज बोर्न इन रशिया, ही वॉज बोर्न रिच, he wrote War and Peace and Anna Karenina and Death of Ivanovich. At the end he became a peasant. He said, उसने कहा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा शुरू, life is a sick process of tiring, इन्वर्टेड कॉमा बंद। क्लियर? और इसके नीचे एग्जामिनर इस तरह का एक पैराग्राफ आपको देगा। ऐसे पैराग्राफ के नीचे आपको 5 क्वेश्चन देगा। क्वेश्चन नंबर 1 जैसा कि ये हो सकता है, व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ टॉलस्टॉय, ये सवाल है। ये सवाल 4 नंबर का होगा, इसका आंसर 4 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 2, इसके भी 4 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 3, इसके भी 4 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 4, इसके भी 4 नंबर है। तो ये कितने नंबर हो गए? 16 हो गए। 4 क्वेश्चन के 4 नंबर 16 हो गए। बाकी टोटल नंबर कितने हैं प्रेसेस और कॉम्प्रिहेंशन के? 25। और लास्ट वाला क्वेश्चन 5 है, उसके ऊपर वो लिखेगा मेक अ जिस्ट, या लिखेगा मेक अ प्रेसेस, या लिखेगा मेक अ समरी। आखिरी सवाल वो प्रेसेस का होगा और उसके नंबर 9 होंगे। अब आपको मैंने ये बता दिया कि एग्जाम में जब आप जाएंगे, एक पैराग्राफ ऊपर है, नीचे 5 क्वेश्चन हैं। 5 क्वेश्चंस की 2 कैटेगरीज हैं। क्वेश्चन 5 है, कैटेगरीज 2 हैं। पहले 4 क्वेश्चन होंगे कॉम्प्रिहेंशन के। पहले 4 क्वेश्चन जो होंगे उसमें आपसे पैराग्राफ के अंदर मौजूद आइडिया के बारे में पूछा जाएगा, उसमें पैराग्राफ के अंदर होने वाली एक्टिविटी के बारे में पूछा जाएगा, पैराग्राफ में क्या क्या हुआ है उस बारे में सवाल होंगे। जैसा कि पूछा जाएगा, व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ टॉलस्टॉय, व्हाट इज द नेम ऑफ द नॉवेल्स ऑफ टॉलस्टॉय, ये सवाल हो सकता है। व्हाट डिड टॉलस्टॉय से अबाउट लाइफ, ये सवाल हो सकता है। ये सारे पैराग्राफ की एक्टिविटी के बारे में है। तो हम क्या कहते हैं, इन 4 सवालों को, पहले 4 सवालों को कहते हैं दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। पहले 4 क्वेश्चन किस चीज के हैं?
कैम्प्रिहेंशन का मतलब क्या है? समझना कि बताइए पैराग्राफ जो पढ़ा है आपको समझ आई है कि उसके अंदर ये क्या नाम लिए गए हैं, क्या कहा गया है, उसकी एक्टिविटी क्या थी, उसके बारे में पूछा जाएगा। क्लियर? और फिर फिफ्थ क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा? प्रेसेस, समरी बनाएं। तो फिफ्थ क्वेश्चन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट 4 क्वेश्चंस। पिछले 4 क्वेश्चन से डिफरेंट है। आज आपको ये पता चल गया कि कैम्प्रिहेंशन किसे कहते हैं और प्रेसेस किसे कहते हैं। ये क्लियर होगी बात? एनी क्वेश्चन? क्लियर है? ओके। आज हमारा टॉपिक है प्रेसेस। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन पहले सॉल्व करेंगे हम, और फिफ्थ क्वेश्चन की पहले प्रैक्टिस करेंगे हम। कम से कम 15 डेज तक फिफ्थ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहेंगे। मैं आपको फिफ्थ क्वेश्चन जो कि प्रेसेस के बारे में है, प्रेसेस बनाने का तरीकाकार सिखाऊंगा, प्रेसेस के रूल्स सिखाऊंगा, अच्छी प्रेसेस के फीचर्स बताऊंगा, अच्छी प्रेसेस बनाने के लिए आपको टिप्स बताऊंगा। अच्छी प्रेसेस से मुराद क्या है? अच्छी समरी लिखने की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं ये बताऊंगा आपको, और फिर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर? तो कैम्प्रिहेंशन के पहले 4 क्वेश्चन अभी आपने रहने देने हैं। हम अब किस चीज की प्रैक्टिस करेंगे? प्रेसेस की। क्लियर? प्रेसेस का क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? 9 मार्क्स का मोस्टली होता है, और बाज पर 15 नंबर का भी होता है, और बाज का 6 नंबर का भी होता है। राइटर इस तरह 2-2 नंबर सारे क्वेश्चन के रखता है, और 15 नंबर रख देता है आपके प्रेसेस के। तो प्रेसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रेसेस को पहले सॉल्व करें। प्रेसेस का मतलब क्या है आप बताएं? मुख्तसर करना, समरी बनाना। ओके जी। अब प्रेसेस के रूल्स देखिए क्या क्या है। मैंने व्हाइट बोर्ड पर जो चीजें लिखी हुई हैं, जो लोग सऊदी अरेबिया से सुन रहे हैं वो लोग अपने रजिस्टर पर नोट कर लें। मैंने 11 पॉइंट बनाए हैं, 11 पॉइंट आप नोट कर लें, और ये जो अमेरिकन लोग सुन रहे हैं ये भी नोट कर लें। सुने। नंबर 1 रजिस्टर पर लिख लें। नंबर 1, 3 times रीडिंग। 2, अंडरलाइन द मेन आइडियाज। 3, write in your own words. Number 4, don't use your own ideas. 5, linked sentence like waterfall. Linked sentence like waterfall. 6th, always use indirect speech. Indirect speech. 7th, try to get textual meaning of the difficult words. Try to get textual meaning of difficult words. 8, always use third person. 9th, remove unnecessary examples, phrases and idioms and sentences. 10, Presses should be 1/3 of the paragraph. 1/3 of the paragraph. 11, एनालाइजेशन तज्जिया जिसे कहते हैं, एनालाइजेशन विल बी इन प्रेजेंट टेंस. स्टोरी विल बी इन पास्ट टेंस. ये 11 नंबर था. आइए आप इन तमाम पॉइंट्स को 1 by 1 डिस्कस करते हैं. क्लियर? ये 11 पॉइंट्स हैं, 11 फीचर्स हैं, 11 टिप्स हैं टू मेक अ प्रेसेस. सारे कहें प्रेसेस. गुड. पहली बात बेटा, जब एग्जाम में आपके सामने पैराग्राफ होगा, आप उस पैराग्राफ को 3 टाइम्स पढ़िए, 3 टाइम्स रीडिंग कीजिए, 3 दफा, लेकिन जल्दी से पढ़ना है. 3
3 टाइम्स रीडिंग आपकी 5 मिनट्स में 6 मिनट्स में हो जानी चाहिए। आपने इस सवाल को टोटल टाइम जो देना है वो देना है 45 मिनट्स, और आपने ये सवाल एंड पर करना है, सबसे आखिर में करना है। इसके लिए आपके पास 45 मिनट्स होने चाहिए। पहला रूल ये है कि 3 टाइम्स रीडिंग, पैराग्राफ को 3 दफा पढ़ें और 5 से 6 मिनट में 3 दफा पढ़ लें। उसके बाद जो आपको समझ आता है, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं हो सकती। आपको जितनी इंग्लिश आती है, जिसको जितनी इंग्लिश आती है वो इसमें से उतने नंबर ही लेगा, ज्यादा कोई ले ही नहीं सकता, क्योंकि ये प्रेसेस और कैम्प्रीहेंशन का जो पैराग्राफ होता है ये टोटली अननोन होता है। लेकिन इसके लिए 2 टॉपिक्स अहम है। एक है साइंस एंड वैल्यूज, असल टेक्स्ट को बार बार पढ़ें, उसमें से पैराग्राफ आ जाता है। दूसरा है टॉलरेंस, उसमें से पैराग्राफ आ जाता है। इसके अलावा कहीं से पैराग्राफ नहीं आता, इसके अलावा अननोन पैराग्राफ आता है। क्लियर होगी बात? तो आपको उतना ही समझ आएगी जितना आपकी अच्छी इंग्लिश है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इजी होना है, इजी। तो 3 टाइम्स रीडिंग की जितना समझ आया आपने, पॉइंट 2 है अंडरलाइन द मेन आइडियाज। आपने जो मेन आइडियाज हैं उनको अंडरलाइन कर लेना है। जो अहम तरीन बातें की गई है पैराग्राफ में उनको आपने अंडरलाइन कर लेना है। क्लियर? ठीक हो गया? अच्छा, वैसे मैं एक बात कहूं, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियाज वही होंगे जो आपको समझ आएंगे। चाहे पैराग्राफ कितने इंपॉर्टेंट क्यों चीज है ना, जो समझ नहीं आपके लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। ठीक है? जयकाल को, गीदड़ को शेर ने पकड़ लिया और उसने कहा अगर तूने मुझे मार दिया तो कल सूरज नहीं निकलेगा। शेर बड़ा परेशान हो गया। उसने कहा मैं तुम्हें छोड़ता हूं, मुझे बता सही राज क्या है। वो जब पहाड़ के ऊपर चढ़ गया, उसने कहा शेर मियां, सूरज मेरे लिए नहीं निकलेगा, बाकी के लिए तो निकलेगा। तो आपको जो आइडिया समझ आएंगे आपके लिए वही इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है? ओके, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया कि अंडरलाइन द मेन आइडियाज। क्लियर? ये आपके 5-6 सेंटेंस उसमें जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वाले हैं। अच्छा, ये भी याद रखें, बाज़ का पूरा सेंटेंस समझ नहीं आता, लेकिन आधा सेंटेंस समझ आ जाता है। जो आधा सेंटेंस समझ आया उसी को अंडरलाइन कर दें। हो सकता है आगे उससे भी कुछ चवल मारी हो, खाम खाई। ठीक है? और ऐसा करते हैं। तीसरा पॉइंट, ओन वर्ड्स, राइट इन योर ओन वर्ड्स। आपने पैराग्राफ की लाइंस को चोरी नहीं करना, वही लाइन सेम उठा के नहीं लिखनी, आपने उसे अपने अंदाज में लिखना है। जैसा कि अगर वो सवाल पूछे आपसे कि वेयर डिड टॉल्स्टॉय बॉर्न, सपोज ये पूछे, ठीक है, और यहां पर लिखा हुआ है ही वॉज बॉर्न इन रशिया। ओके, तो आप ये लिख सकते हैं टॉल्स्टॉय वॉज अ रशियन राइटर या रशियन नॉवेलिस्ट, या ही वॉज रशियन या टॉल्स्टॉय वॉज रशियन, आप ये कह सकते हैं। तो ये ओन वर्ड हो गए, आपके वर्ड तब्दील हो गए, अपने अल्फाज में लिखना है। आपने वहीं सेम कॉपी नहीं कर लेनी लाइंस। हाँ, कुछ लफ्ज सेम आते भी हैं, जैसे टॉल्स्टॉय का आ गया, रशियन का आ गया, सेम आ भी जाते हैं। ये बिल्कुल परेशान नहीं हो जाना कि यार सेम कोई लफ्ज भी मैच ना करता हो। लफ्ज मैच तो करेंगे, लेकिन आप जब अपने अल्फाज में लिखेंगे तो ज़ाहिर बात है वो 50% का फर्क पड़ जाता है। ट्राई करनी है, कोशिश करनी है। ओके, आपने प्रेसेस, सारी प्रेसेस जो लिखनी है, सारी प्रेसेस वो अपने अल्फाज में लिखनी है। मैं एग्जांपल दे गया हूँ उस सवाल की, मुझे वो एग्जांपल नहीं देनी चाहिए थी। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप पैराग्राफ लिख रहे हैं तो पैराग्राफ में आप बजाय ये लिखने के कि देयर इज अ टॉल्स्टॉय वाज बॉर्न इन रशिया, ये लिखने की बजाय आप प्रेसेस जब लिख रहे हैं तो कहें टॉल्स्टॉय वाज अ रशियन नॉवेलिस्ट। आप जो लिखेंगे, अब 2 चीजें कवर हो गई, एक तो रशियन भी कवर हो गया और साथ आपके नॉवेलिस्ट भी कवर हो गया। तो जब अपने समरी बना रहे हैं उस वक्त आपने अपने अल्फाज इस्तेमाल करने हैं। क्लियर? और आपने मुख्तसर करने की कोशिश करनी है। 2, 3, 4 आइडियाज, 2 आइडियाज एक सेंटेंस में लेकर आने हैं, तो इससे ज्यादा
इजी हो जाएंगे आप। फोर्थ पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या था? यूज योर ओन वर्ड्स। और फोर्थ पॉइंट है डोंट यूज योर ओन आइडियाज। अगर आपको ये भी पता है कि टॉल्स्टॉय का टाइटल क्या था, तो आपने, ये आपका अपना आइडिया है, उसने नहीं दिया। सपोज आपको पता है टॉल्स्टॉय का टाइटल जो था, राइटर था, अल्लाह ताला मुझे माफ करे, इसका टाइटल जो दिया है अंग्रेजों ने वो ये दिया है, दोबारा अल्लाह ताला माफ करे, उन्होंने कहा एल्डर ब्रदर ऑफ गॉड, देवता का बड़ा भाई उसे कहा गया। तो ये टाइटल आपको पता है उसका, तो आपने ये नहीं लिखना पैसे बनाते हुए टॉल्स्टॉय वाज अ रशियन नॉवेलिस्ट, हिज टाइटल वाज एल्डर ब्रदर ऑफ गॉड and he was the great novelist of Russia and all over the world। ये सारी चीजें आपने नहीं लिखनी, आपने अपने आइडियाज में नहीं डालने गो कि आपको पता भी हो। आपने अपने आइडियाज नहीं डालने। अच्छा जी, इतनी कोई गरम गरम बिलवेड्स होती हैं बच्चों की कि वो क्लास में बैठ के भी फोन बाहर निकाल लेते हैं। अच्छा जी बेटा, फिफ्थ नंबर देखिए, जितने भी सेंटेंसेस आप प्रेसेस के अंदर लिखें, समरी में अपनी जो बना रहे हैं लिखें, वो लिंक्ड होने चाहिए, वो लिंक्ड होने चाहिए, उनका आपस में कोई रब्त होना चाहिए। जैसे कि आप लिख रहे हैं टॉल्स्टॉय वाज अ रशियन नॉवेलिस्ट, उसके बाद आप लिखें ही said that life is a sick process of tiring। उसके बाद फिर आप लिखें कि he wrote 2 novels, Anna Karenina and the life of Anna Karenina and Peace and War। अब ये लिंक नहीं रहा। आपने जब पहला सेंटेंस का टॉल्स्टॉय वाज अ रशियन नॉवेलिस्ट, फिर बनता है he wrote 2 famous novels, है ना, लिंक हो गया ना। फिर उसके बाद उसने कहा कि उसने एक बार ये भी कहा था। तो ये आबशार की तरह, आपकी वाटरफॉल की तरह लिंक्ड होने चाहिए सेंटेंस सारे के सारे, ठीक है। या जैसे लड़की के सुनहरे बाल होते हैं आबशार की तरह ऐसे नीचे गिरते हैं और ऐसे फॉल होती है, ऐसे आपकी प्रेसेस भी फॉल होनी चाहिए। अच्छा जी, ये सारे 11 पॉइंट से आप घबरा तो नहीं गए? ओके, अगर घबरा गए तो मुझे एंड पर बताइएगा। 6th नंबर देखें जी, यूज इनडायरेक्ट स्पीच। अब आपको मैट्रिक के वो टीचर याद आएंगे जो गरीब पीट पीट कर थक गए कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ लो। आपने कहा कोई ना, हमने नहीं समझना। आज फिर आ गई मुसीबत, घबराए नहीं, मैं आपके साथ हूं, मैं आपको ये काम आसान कर दूंगा, आपको ये आसान कर दूंगा। डायरेक्ट स्पीच होती है जिसके अंदर इन्वर्टेड कॉमास लगे होते हैं। ये बात समझ आती है? ये तो पकौड़ों वालों को भी बता दूं, समझ आ जाएगी। इन्वर्टेड कॉमास ऐसे होते हैं जहां आज समझे डायरेक्ट होकर ये डायरेक्ट सारी निकाल के दे देगा। इतना काम तो कर लोगे ना, ठीक है। चलो जी, डायरेक्ट स्पीच वो होती है जिसके अंदर इन्वर्टेड कॉमास लगे होते हैं, ठीक है। हमने इन्वर्टेड कॉमास के इस्तेमाल के साथ प्रेसेस में कोई लाइन नहीं लिखनी। ये बात समझ आती है? चलो जी, इसको थोड़ा सा मजीद समझ लें। आखिर में एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ही सेड, उसने कहा, लाइफ इज सिक प्रोसेस ऑफ टायरिंग, जिंदगी एक थकने का बहुत ही बुरा अमल है। सब उसने कहा, पता नहीं उसने कहा या नहीं कहा, मैंने खुद से बना दिया आपको समझाने के लिए। अच्छा जी, अब इसको, ये क्यों सी स्पीच है बताएं? ये डायरेक्ट है क्यों? हाँ, ये बात समझ आ गई। ओके जी, अब इसको इन्वर्टेड कॉमास खत्म करने हैं। इसके कैसे करेंगे? हम इसे लिखेंगे, ही सेड दैट लाइफ इज अ सिक प्रोसेस ऑफ टायरिंग। क्लियर हो गया? yes, अब आपने दैट लगा दिया दरमियान में और सेंटेंस सीधा कर दिया। सपोज अगर सेंटेंस ये होता, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, आई एम इल, इन्वर्टेड कॉमा बंद, तो आप क्या कहते? ही सेड दैट
ही इज या ही वॉज इल, ठीक है, ही वॉज इल, ये आप कह देंगे। तो ये क्या होगा बेटा, ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। अच्छा, ये आपने अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पहली अच्छी बात तो ये है कि आप जाकर मैट्रिक की किसी बुक से डायरेक्ट इनडायरेक्ट की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग कर ले, 2 दिन लगेंगे, आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, अगर आप इस मुसीबत में नहीं पढ़ना चाहते, फिर आप देसी तरीके से सेंटेंस को सीधा कर दीजिएगा वहां एग्जाम में, ठीक है। और ईमान का आखिरी दर्जा ये है, अगर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट मुसीबत लगती है तो ऐसे सेंटेंस फिर आप इस्तेमाल ही ना कीजिएगा, ठीक है। लो जी, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट थी। उसके बाद है टेक्सचुअल मीनिंग। देखो, उसके अंदर कुछ लफ्ज ऐसे आ जाएंगे जो मुश्किल होंगे, आप परेशान हो जाएंगे कि इस लफ्ज का मतलब क्या है। सेंटेंस सारा समझ आ रहा है, वो लफ्ज समझ नहीं आ रहा कि लफ्ज क्या है, ठीक है। अगर वो मैं ये सेंटेंस लिखूं, देखो अगर मैं ये सेंटेंस लिखूं यहां पर, टॉल्स्टॉय सेड कॉमा, टेक्सचुअल मीनिंग बता रहा हूं, टॉल्स्टॉय सेड दैट, क्या बता रहा हूं मैं, क्या बता रहा हूं, हाँ जी क्या बता रहा हूं, टेक्सचुअल मीनिंग बता रहा हूं कि मेरी आंखों में ना डालो बेटा, नीचे रखो। मैं उधर नहीं लिख रहा, कुछ नहीं लिख रहा, मैं वैसे टेक्सचुअल मीनिंग कैसे निकालते हैं, किसी मुश्किल लफ्ज का मतलब कैसे समझते हैं बेटा, मुश्किल लफ्ज का मतलब कैसे समझते हैं। सेंटेंस लिखा, टॉल्स्टॉय सेड दैट लाइफ इज इनकलकुलेबल, INCLCULABLE, लाइफ इज इनकलकुलेबल। आपको अब ये तो समझ आता है लाइफ जिंदगी, इज है, इनकलकुलेबल क्या है, ये कलकुल क्या बला है, आपको ये इनकलकुल समझ नहीं आती, ठीक है। तो आप उसके टेक्स्ट में जिंदगी, इनकलकुलेबल जिंदगी है, मुश्किल जिंदगी है, ना समझ में आने वाली जिंदगी है, कोई अजीब। अच्छा, आप फिर ये देखते हैं, पहले तो लफ्ज की अपनी बनावट देंगे। टेक्सचुअल मीनिंग निकालने से पहले आप लफ्ज की अपनी बनावट पर गौर करें। कंप्लीट होता है, इनकम्प्लीट होता है, कैलकुलेबल होगा, कैलकुलेबल होगा। अच्छा, एक लफ्ज कैलकुलेट होता है, हाँ यार इससे मिलता जुलता है, कैलकुलेट, हाँ मिलता जुलता। अब यहां से आपने अंदाजा लगा लिया कि इस लफ्ज का मतलब कोई काउंटिंग से है, कोई काउंटिंग से बनता है इसका, कोई कैलकुलेशन, कैलकुलेट, इनकैलकुलेबल मिलता जुलता है। एक तो लफ्ज की रिजेम्बलेंस तलाश कर लेनी है, और फिर जो आप अंदाजा बनाएंगे वही अंदाजा ही ठीक है। फिर एग्जाम में कोई हेल्प करने वाला तो है नहीं, आप फिर इस आइडिया को छोड़ते क्यों हैं, बस जो आपको समझ आ रहा है वही ही ठीक है। तो फिर दूसरा है इनकैलकुलेबल, भाई इसका मतलब टेक्सचुअल देखते हैं, जिंदगी है इनकैलकुलेबल, क्या हो सकती है इनकैलकुलेबल का, आप यही अंदाजा करेंगे कि मुश्किल या ना समझ में आने वाली या बुरी, लेकिन असल मतलब है जिंदगी जो है वो किसी गिनती में नहीं आती, काउंटिंग में नहीं आ सकती, तरतीब में नहीं आ सकती, इनकैलकुलेबल है, पेचीदा है, मतलब ये होगा। तो आपने इसके टेक्सचुअल और लफ्ज की अपनी बनावट को देखकर इसकी मीनिंग बना लेने हैं। क्लियर? अच्छा जी, ये कौन सा पॉइंट हो गया, सेवंथ में हमने बताया कि लफ्ज, मुश्किल लफ्जों को कैसे देखना है आपने। उसके बाद 8 नंबर पर है ऑलवेज यूज थर्ड पर्सन। मैं कहता हूं, आप गौर कीजिएगा, प्रोनाउन 3 हालतों में पाया जाता है। प्रोनाउन किसे कहते हैं, जो नाम की जगह पर इस्तेमाल होता है, जैसे टाइगर इज ब्रेव, टाइगरा इज ब्रेव, टाइगर इज ब्रेव, ठीक है। ही इज पावरफुल, अब ही का लफ्ज कहां, किसके लिए इस्तेमाल किया, टाइगर के लिए, तो ही क्या है, प्रोनाउन है, यानी कि वो लफ्ज जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है प्रोनाउन कहते हैं। 3 किस्म के, 3 अक़साम है प्रोनाउन की, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन 6 लफ्ज हैं, आई, माई, मी, वी, आवर, अस। इन बलाओं का नाम क्या है, फर्स्ट पर्सन।
दूसरा है, दूसरी कैटेगरी है किस समय, सेकंड पर्सन। ठीक है जी, सेकंड पर्सन में 3 लफ्ज हैं, यू, यूर, यू। आपने ये 9 लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकते पैसेज में, ना फर्स्ट पर्सन इस्तेमाल करेंगे ना सेकंड पर्सन इस्तेमाल करेंगे। ऑलवेज यूज थर्ड पर्सन, और वो थर्ड पर्सन कौन से है मैं बताता हूं। ठीक है, ये 12 हैं, ही, हिज, हिम, दे, देयर, देम, इट, इट्स, इट। है घबराता है क्या है? लेता हूं नाम, सब्र तो करो। शी, हर, हर। ठीक है, ये कितने लफ्ज हैं टोटल थर्ड पर्सन वाले? 12, 12 हैं। यू कैन यूज ओनली थर्ड पर्सन, यानी कि ये 12 लफ्ज जो आखिर में मैंने बोले हैं, ये सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं पैसेज के अंदर, फर्स्ट और सेकंड पर्सन इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके बाद 9 नंबर पर है, पैराग्राफ में अगर अननेसेसरी कोई एग्जांपल्स दी गई हैं, पैराग्राफ में अगर कोई अननेसेसरी फ्रेजेस का इस्तेमाल किया गया है, अननेसेसरी कोई बातें की गई हैं, तो आप उन अननेसेसरी बातों को, गैर जरूरी बातों को जबरदस्ती अपनी पैसेज के अंदर नहीं लेकर आएंगे। आप पैसेज को नीट एंड क्लीन, इजी, सिंपल और असल चीज लिखेंगे, उसमें एक्स्ट्रा चीज नहीं लिखेंगे। क्लियर? ओके। 10 नंबर पर है 1/3 ऑफ द पैराग्राफ। पैसेज जो होगी पूरे पैराग्राफ का 1/3 होगी, तीसरा हिस्सा होगी। यानी कि अगर पैराग्राफ 300 वर्ड्स का है, 300 वर्ड्स का अगर पैराग्राफ है, तो पैसेज कितने वर्ड्स की होगी? 100 की होगी। अच्छा, मैं पूछता हूं, आप बताएं अगर पैराग्राफ जो है 900 वर्ड्स का है, तो पैसेज कितने वर्ड्स की होगी? 300 की होगी। ठीक है, शबाना आप बताएं बेटा, अगर पैसेज जो है वो 98 लफ्जों की हो, 98 की, तो पैसेज कितने की बनाओगी? 31 की। 31, 32 की बनेगी। अच्छा, ये काउंटिंग कैसे करते हैं? आप पहले पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन के वर्ड काउंट कर लेते हैं, पैराग्राफ की टोटल लाइंस काउंट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, वो आपके सामने जाते हैं, भी 300 वर्ड्स हैं या 400 वर्ड्स हैं। जब पैसेज, फिर उसको आप 3 पर तकसीम करके अंदाजा कर लें कि आपके वर्ड्स कितने होने चाहिए। पैसेज जब बनाएं तो उस वक्त आप ख्याल रखें कि आपके वर्ड्स क्या 1/3 ऑफ द पैराग्राफ है या नहीं, और अपनी पैसेज बनी हुई को भी काउंट करने का यही तरीका है। फर्स्ट लाइन के आप वर्ड्स काउंट करें, टोटल नंबर ऑफ लाइंस काउंट करें और मल्टीप्लाई करें, वर्ड सामने आ जाएंगे। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि पैसेज जब आप बना दें तो अपने पैसेज के वर्ड्स भी ऊपर लिखें कि आपकी पैसेज के वर्ड्स 19 है या 90 है या 50 है, कितने वर्ड ऊपर लिखें। लेकिन मैं इस चीज को कंडेम करता हूं, गलत कहता हूं। ये तो बड़ा आर्टिफिशियल तरीका हो जाएगा। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि लफ्ज भी ऊपर गिन कर लिख दे, ये नहीं होना चाहिए। तो पैसेज को आपने 1/3 ऑफ द पैराग्राफ लिखना है। ये बात समझ आ गई बेटा? उसके बाद जी 11 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर पैराग्राफ के अंदर कोई तज्जिया पेश किया गया है, अगर पैराग्राफ के अंदर कोई एनालाइजेशन है, जैसे कि पाकिस्तान इज अ बिग कंट्री, इट इज फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, या शी इज फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, ये पाकिस्तान के लिए शी का इस्तेमाल किया, तो ये तज्जिया है, ये एनालाइजेशन है। जब आप इसे लिखेंगे पैसेज के अंदर, तो फिर उस वक्त पैसेज में आपने क्या करना है? आपने प्रेजेंट का टेंस इस्तेमाल करना है, यानी कि इज, एम, आर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या करेंगे आप? प्रेजेंट का इस्तेमाल करेंगे। अब ये तो नहीं कहेंगे
पाकिस्तान एक बड़ा कंट्री था, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा था, आप ये नहीं कहेंगे ना? मेरी बात समझ रहे हैं? मैं दोबारा बता रहा हूँ, प्रेसेस बनाते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपका पैराग्राफ क्या एनालाइजेशन है, तज्जिया है। अगर तो पैराग्राफ कोई तज्जिया हो, एनालाइजेशन हो, तो फिर आपने प्रेसेस के अंदर प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करना है। एनालाइजेशन किसे कहते हैं, तज्जिया किसे कहते हैं? जैसे कि ये तज्जिया है कि ये इकबाल टाउन है, इकबाल टाउन में बहुत सारे गार्डन्स हैं, इकबाल टाउन में बहुत ज़्यादा स्कूल हैं, तो ये क्या है? तज्जिया है, एनालाइजेशन है। तो आप जब प्रेसेस बनाएंगे तो उस वक्त भी लिखेंगे इकबाल टाउन holds a lot of grounds and parks and schools, ठीक है? तो आप इस तरह करके उसके एनालाइजेशन प्रेजेंट में देंगे। क्लियर हो गया? अगर आपका पैराग्राफ कोई स्टोरी है, कोई एक्सीडेंट है, कोई माजी का इंसिडेंट है, कोई एक लंबी कहानी है, कोई वाकया है, तो उसको आप पास्ट में लिखेंगे। जैसा कि Yes, I am watching. A leader is standing in front of me. He is a great leader. His name is Liaquat Ali Khan. He is making a speech over there, and suddenly I saw that a fire is happened over there, and the leader is gone. He is died. ये क्या है? ये स्टोरी है, ये वाकया है। जब हम लिखने बैठेंगे उसने बेशक प्रेजेंट से बात शुरू की हो, उसे बेशक प्रेजेंट लिखा हो, You will change it into past. पास्ट में आप वाज वर्ब का सिंपल इस्तेमाल कर सकते हैं, हैड का सिंपल इस्तेमाल कर सकते हैं। पास्ट में आप पास्ट डेफिनेट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, आप किसी मर्जी लिखें, लेकिन पास्ट में लिखेंगे आप। तो फैसला ये हुआ कि एनालाइजेशन या तज्जिया किस में होता है? प्रेसेस बनाते वक्त उसे प्रेजेंट में लिखेंगे, और अगर स्टोरी, इंसिडेंट या कोई वाक्य है तो उसे किस में लिखेंगे? पास्ट में। ये था टोटल काम। अब आपने ग्रामेटिकल सेंटेंस ठीक बनाने होते हैं और सिंपल सेंटेंस बनाइए, मुश्किल में मत पड़िए, ठीक है? जो आपके पास पोएट्री आपने याद की है, आपने स्टोरीज याद की हैं, आपने देखे, मैंने उसके अंदर बड़े जिंदा वर्ड इस्तेमाल किए हैं, जिंदा वर्ड, अलाइव वर्ड हैं, उन लफ्ज़ों का इस्तेमाल करें आप वहाँ प्रेसेस के अंदर, आप उनको यूज़ करें कि हाँ जी अगर आप तारीफ करना चाहते हैं, इसने लिखा है टॉल्स्टॉय वाज अ ग्रेट राइटर, तो आप वहाँ पर लिखें टॉल्स्टॉय वाज अ एट्रीब्यूटेड राइटर, एन एट्रीब्यूटेड राइटर, ठीक है? आप ऐसा लिख सकते हैं, चेंज हो गया, बदल गया। अच्छा जी, वो दोस्त जो सोचते हैं कि ये प्रेसेस लिखना बहुत मुश्किल है, उनके लिए भी एक नुस्खा है। अगर आपको ये 11 पॉइंट अप्लाई करना प्रेसेस में बहुत मुश्किल लगते हैं, आपने कल इन 12 पॉइंट्स को याद कर लेना है, समझ लेना है और तरतीब से याद करना है। मैंने कल आपसे पूछना है, और एग्जाम में अगर प्रेसेस मुश्किल आ जाए, पैराग्राफ मुश्किल आ जाए, आपको समझ ना आ रहा हो पैराग्राफ, तो फिर आपने क्या करना है? आपने फिर उसको रूल लिख कर दे देने, उसे कहना चाचा आप बना ली, उसे कह देना कि नीचे लिखना चाचा आप बना ली प्रेसेस, मैंने सारे फॉर्मूले लिख दिए, ठीक है? वो चाचा आप बना लेगा, सारा काम तो आपने कर दिया, बाकी उसे कह बनानी तो प्रेसेस थी, तो बना लेता उसे, वो बना लेगा शरीफ आदमी, ठीक है? ओके, नाइस ऑफ यू। टाइटल देते हैं, चलो।